हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समास। तो अगर हम बात करें समास के शाब्दिक अर्थ की, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप आप जानते हैं, मतलब शॉर्ट। तो किसी भी दो शब्दों को उनको संक्षेप तरीके से लिखने को हम समास कहते हैं। अब उनको संक्षिप्त तरीके से लिखने में क्या होगा, कभी विभक्तियों का लोप होगा, विभक्ति कारक, ये सब अभी बाद में पढ़ेंगे। विभक्ति का लोप होगा, तो उसके बाद जो शब्द बनेगा उसको बोलते हैं सामासिक शब्द, मतलब समास के बाद बनने वाला शब्द उसको बोलते हैं सामासिक शब्द। एक और इस क्रिया को बोलते हैं समास। क्लियर है? नेक्स्ट, समास के पद या खंड। समास के पद ऐसे को बोलते हैं खंड। समास दो पदों से मिलकर, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। तो अगर इसको देख लें तो इसमें दो पद होंगे आपका, एक को बोलेंगे पूर्व पद और एक आपका उत्तर पद। जैसे उदाहरण बात करें राजा पुत्र, तो इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे, देखिए ये हो गया संक्षेप। इसको विस्तृत लिखते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं समास विग्रह। तो राजा का पुत्र, तो ये राजा आपका हो जाएगा पूर्व पद, पुत्र हो जाएगा उत्तर पद। तो ये आपका खंड हो गया। अब समास के प्रकार देख लेते हैं, समास कितने प्रकार के हैं। तो समास आपके जो है 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, फिर आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय के बाद आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बाद आपको आ जाएगा द्विगु समास, और लास्ट है आपका बहुब्रीहि समास। एक एक करके इनको देखता है। आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव नाम से ही अव्यय, तो इसका प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है। अव्यय हम पढ़ेंगे जब व्याकरण पढ़ेंगे। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर क्रिया वचन का कोई प्रयोग, क्रिया वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको अव्यय बोलते हैं। तो प्रथम पद अव्यय होता है, और जिस शब्द के साथ जुड़ता है तो पूरा का पूरा शब्द भी अव्यय बन जाता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे को हम बोलते हैं क्या? ऐसे को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो
अव्ययी भाव में आपका प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद की ही प्रधानता होती है, मतलब प्रथम पद प्रधान होता है। तो जैसे अव्यय कौन कौन से आएंगे पहचानने का है। अगर समास के पहले आपके शब्द हो अनु, यथा, ये सब अव्यय हैं। भर, प्रति, हर आदि और भी हैं। तो जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो हम उन सबको देखेंगे। फिलहाल इतना देखते हैं। तो इसको उदाहरण की अगर बात करें तो इसके समास जो है इन्हीं शब्दों से प्रारंभ होंगे। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। देखिए यथा शुरू है अव्ययी भाव है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ऐसे आपको प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो ये प्रति आ गया, यथा आ गया, तो ये सब अव्ययी भाव समास है। जैसे भरपेट, भरपेट के क्या हुआ पेट भर के। तो देखिए भर आपका अव्यय आ गया, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें आपका विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति का लोप और प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद जो है प्रधान होता है। जो भी विभक्ति और लिंग आएगा वो प्रथम पद के अनुसार आएगा। तो इनको विभक्ति के लोप के अनुसार फर्दर और पार्टों में बांटा गया है। तो 6 पार्टों में और इसको बांटा गया है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहले को बोलते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में क्या है, कर्म विभक्ति होती है। जैसे कर्ता की विभक्ति हुई, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म को, इस तरीके से विभक्ति चिन्ह होते हैं सभी। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो इसमें इसी को का जो है लोप हो जाता है। जब भी हम समास करते हैं तो को का लोप हो जाता है, या विग्रह करते हैं तो को विभक्ति चिन्ह इसमें आएगा। जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला। तो देखिए आपका को आया, और जब हमने इसको समास किया तो ये को लुप्त हो गया। वैसे ग्रहात, ग्रहागत, ग्रहागत, इसका क्या हो जाएगा ग्रह को आगत। ग्रह को आगत। तो देखिए को विभक्ति आया है और यहाँ को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। तो यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इन्हीं का लोप होता है इसमें समास करते समय। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या होगा
हाथों के द्वारा लिखित या हाथों से लिखित, कुछ भी इसको लिख सकता है। तो यहाँ देखिए के या से द्वारा का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे तुलसी कृत, क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत, यहां पर आ जाएगा आपका करण तत्पुरुष। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। तो यहाँ के लिए विभक्ति का लोप होगा। जैसे रसोई घर, ये समास है, इसका हम विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। देखिए के लिए का लोप हो गया है समास करने के बाद, तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष। वैसे ही देशभक्ति, देशभक्ति भी क्या होगा, देश के लिए भक्ति। तो यहां भी आपको क्या हुआ, के लिए लोप हो गया। अगला है आपका अपादान। अपादान तत्पुरुष, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। देखिए एक का और से था आपका करण का, लेकिन इस से का जो भाव होता है अलग होने के भाव में होता है, अलग होना, किसी से अलग होना। जैसे उदाहरण अगर देखेंगे, तो पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, इसमें देखिए अलग होने का क्या है, देखिए उस पथ से आप अलग हो गए तभी भ्रष्ट हुआ। ठीक, जो सही पथ था उससे अलग हुआ है तो आपको पथ से भ्रष्ट, तो ये अलग होने के अर्थ में आया है। तो यहाँ पर आपको अपादान होगा, इस से में आपको करण नहीं होगा। ठीक है, से के जब भी से आता है वहां आपको देखना है कि अलग होने के भावार्थ में प्रयोग हुआ है या नॉर्मल भावार्थ में प्रयोग। अगर अलग होने के में प्रयोग हुआ है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे देश निकाला, देश निकाला, तो देश से निकाला, तो क्या देश से अलग हो गया, देश से निकाला, तो ये अलग होने के उसमें आया तो अपादान हो जाएगा। उसके बाद है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है, विभक्ति चिन्ह आपकी का, की, के, का, की, के, इनका लोप होगा। जैसे राजपुत्र, क्या होगा, राजा का पुत्र, ये इसका समाज विग्रह हो गया, तो यहाँ पर इसका लोप हुआ है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे घुड़दौड़, तो घोड़ों की दौड़, तो यहां पर भी आपका संबंध तत्पुरुष। अब लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, मैं या पर, तो यहां पर इसी का लोप होगा। जैसे
आप बीती, आप बीती, तो क्या होगा, आप पर बीती। तो यहाँ पर देखिए पर विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। उसके बाद ग्रामवास, तो क्या हो जाएगा, ग्राम में वास। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैं विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है समास में, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब ये तत्पुरुष खत्म हो गया है। तत्पुरुष के बाद हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, वो किसी की विशेषता बताता है। और वो किसका विशेषण होता है, दूसरे पद का। तो जो इसका दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्लियर, ये आपका कर्मधारय है पहचानने का। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा वो पद होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विग्रह करने पर इसमें क्या क्या चिन्ह, क्या क्या आता है अगर पहचान पाए तो आप, बीच में है जो, ये शब्द मिलेगा आपको, या के समान ये शब्द मिलेगा। उदाहरण देखें तो जैसे महाकवि, क्या होगा, महान है जो कवि। क्या है जो, है ना। ऐसे ही चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो देखिए यहाँ पर पहला पद महान विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, कवि की। यहाँ भी मुख है, मुख किसके समान है, चंद्रमा के साथ, उपमा विशेषता बताई जा रही है। तो ये है आपका कर्मधारय समास। अगला द्वंद्व समास। इसमें क्या है, विग्रह करते समय इसमें और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। जैसे उदाहरण, राम लक्ष्मण। हाँ, इसमें ज्यादातर शब्दों में डैश लगा होगा, ये संयोजक शब्द लगा होगा, ये द्वंद्व समास का पहचान है। तो राम और लक्ष्मण ये विग्रह हो जाएगा। वैसे ही आपका रात दिन हो जाएगा, रात और दिन। ये आपका हो गया द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें क्या होता है, प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। इसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा और पूरा समास जो है समूह का बोध कराएगा। समूह का बोध, प्रथम पद संज्ञावाचक और पूरा समास समूह का बोध कराएगा। जैसे चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज क्या होगा, चार भुजाओं वाला,
4 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो देखिए पहला पद जो है संख्यावाचक था, सॉरी 4। ठीक है, और इसको देखेंगे तो सप्त सिंधु, सप्त सिंधु क्या हो, 7 सिंधुओं का समूह। इसमें देखिए प्रथम पद संख्यावाचक। अब है आपको बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, अगर से लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थात गणेश। एक तो देखिए लंबोदर लंबा है उधर जिसके एक तीसरे संज्ञा की तरफ विशेषता बता रहा है। से दशानन, दस हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। इसमें आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो द्विगु समास भी होगा, तो हाँ इसमें द्विगु समास भी है क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको बहुब्रीहि टिक करना है। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आपको द्विगु समास इसमें टिक करना है। ठीक, ऐसे कुछ शब्द हैं जो दोनों समास आते हैं उसमें, वो भी देख लेते हैं। जैसे कर्मधारा और बहुब्रीहि। कर्मधारा कर्मधारा और बहुब्रीहि। कर्मधारा और बहुब्रीहि, इसमें क्या है, कुछ शब्द हैं जैसे नीलकंठ। नीलकंठ में क्या है, कर्मधारा क्या कहता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, अगर ये हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला पद विशेषण दूसरा विशेष, तो ये हो जाएगा कर्मधारा है। और अगर हम बोल देते हैं नीला है कंठ जिसका, जिसका अर्थात कौन है, नीले कंठ वाले, शिव। तो यहां हो जाएगा आपका बहुब्रीहि क्योंकि ये तीसरे की तरफ इंगित कर रहा है। तो इस शब्द में दोनों हैं। ठीक, ऐसे हमने अभी लंबोदर की बात की थी, तो लंबोदर में भी दोनों हैं। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो बहुब्रीहि हो गया। और लंबा है जो उदर, वो हो गया कर्मधारा। तो इनको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका द्विगु और बहुब्रीहि में, द्विगु और बहुब्रीहि, इसमें क्या है, इसमें संख्यावाचक होता है, ये तीसरे की तरफ करता है। लेकिन अगर दशानन की बात करें तो दशानन में क्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं 10 मुखों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। और अगर बहुब्रीहि की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 है मुख जिसके,
मुख जिसके, अर्थात राहु। तो इस तरीके से हमको देखना है कि तो अगर दशानन कभी पूछा, सबसे पहले बहुब्री लगाना, फिर आपको वो नहीं है तो द्विगुणी लगाना, दोनों है तब बहुब्री टिक करना। क्लियर? इसके प्रैक्टिस सेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जो भी समझ में नहीं आया हो आप जरूर पूछ लें मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।